जी अस्सलाम वालेकुम। याद करें वो अपनी पहली क्लास, कभी सोचा था रिवीजन प्लान ये वो बातें। देखें जी बच्चों, ऐसे ऐसे सेशन गुजरता है, ऐसे गुजरता है, समझ भी नहीं आती बंदे को। ऐसे ही है ना, अभी 2-4 महीने पहले की बात है, ऐसे सेशन गुजर गया। इसी तरह आप लोगों ने माशाल्लाह पीआरसी कर जाना है, कैफ कर जाना है, फिर आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाने हैं, आप लोगों ने क्या उसका नाम है जी, फिर क्वालिफाई कर जाना है इंशाल्लाह। तो जी बस बस जी मेहनत कोशिश हिम्मत आप लोगों ने जारी रखनी है, ठीक है बच्चों? जी चलें जी, बस टाइम का पता नहीं चलता। बस जो अच्छी हरकत और बुरी हरकत होती हैं ना, वो हमेशा याद रह जाती हैं। समझ रहे हो? इसीलिए टाइम को अच्छा बना लें। क्या कर लें बच्चों? जी। अच्छा बच्चों इधर आ जाओ इधर। अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़नी है आपने। ये इधर तक पढ़ना है आपने, ठीक है जी? अकाउंटिंग की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बिज़नेस एंटिटी की डेफिनेशन पढ़नी है। एग्जाम टिप्स पहले सुन लें बच्चों। एग्जाम टिप्स आपने 3 से 4, 4, 5 दफा पढ़नी ही पढ़नी है। ये तो इम्प्लाइड है। क्या है बच्चों? जी मैं बताऊं ना बताऊं, पढ़नी है। जो नहीं पढ़नी होगी मैं आपको खुद बता दूंगा। जी एग्जाम टिप्स की में तो मेरा ख्याल बताने की जरूरत नहीं है। जी बच्चों, ये एसेट की डेफिनेशन जी लाजमी पढ़नी है। इकोनॉमिक रिसोर्स, ये सारी चीजें एग्जांपल्स ये तो पढ़नी पड़ेंगी ना। इममटेरियल आइटम्स, जी लायबिलिटी की डेफिनेशन, ये डिब्बा एक दफा पढ़ लीजिएगा। इस एग्जाम्पल को मेरा नहीं ख्याल आपको करने की जरूरत है, आपने की हुई है, एक दफा देखना हुआ तो देख लेना। जी नीचे आ जाए बच्चों। मेरा नहीं ख्याल इस एग्जाम्पल को भी करने की जरूरत है, आपको माशाल्लाह पहले ही आता है, फिर भी एक नजर तसल्ली के लिए देख लेना। एक्सपेंस क्या होते हैं बच्चों, ये एक दफा ये पढ़ लेना। जी जी इनकम, हाँ जी इनकम में आपको पता है, रेवेन्यू अदर इनकम पता ही है आपको, मेरा तो नहीं ख्याल आपको पढ़ने की जरूरत है। जी एक्सपेंस ही, लेकिन एक दफा देख लेना, एक नजर मार लेना ना। एक होता है कोई ऐसे लगे रहना 2 घंटे लगाना, वो काम नहीं करने। एक्सपेंस आपको पता है कौन कौन सी चीजें एक्सपेंस में है, एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम टिप्स। जी कैपिटल, जी बताएं बच्चों, ये आपने पढ़ना है। इक्विटी की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नई किताब जो है ना उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। जी पुरानी में तो नहीं होगी। जी ये आपने पढ़ना है जी, एग्जाम टिप्स लाजमी। जी ये पढ़ना है काउंटिंग इक्वेशन, ये एक्सपेंडेड फॉर्म अकाउंटिंग इक्वेशन की ये करनी है। ये नीचे वाली एग्जांपल मेरा तो नहीं ख्याल आपको जरूरत है कि है। एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस बैलेंस करना है ना, वो तो पता है। एक आधा क्वेश्चन वैसे अपने हाथ से कर लीजिएगा, ये एक आधा क्वेश्चन कर लीजिएगा। जी ये क्वेश्चंस बिल्कुल करने की जरूरत, ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। याद है जी? अच्छा मुझे याद है, आपको याद नहीं होगा। ये मैंने आपको कहा था भी पेंडिंग कर लें। डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी। जी ये तीन तो ठीक है, इसकी कोई एग्जांपल मौजूद है बच्चों? डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी। एक जगह से लोन लिया था, दूसरी जगह से लोन लेके वो पे करते हैं। जी जी क्या था जी? पेमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय यूजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये सुन लें क्या होता है बच्चों। चीजें परचेज की थी, परचेजेस डेबिट, और बच्चों उधार पे क्रेडिटर क्रेडिट। आपने क्या किया, सुनना जरा गौर से सुनना, सुनना बच्चों। बाय यूजिंग ओवरड्राफ्ट, ये भी तो लोन था ना। आपने यहां से ये पड़ा हुआ था, आपने यहां से पेमेंट कर दी किसको? आपने सिंपल इस तरह, ओहो, आपने ये जब लोन लिया तो ये लाइबिलिटी बढ़ गई, ये लाइबिलिटी बढ़ गई ना, ये वाली लाइबिलिटी बढ़ी ना बच्चों, लोन वाली ये। और सही है बच्चों? अच्छा जी, और जब क्रेडिटर को पेमेंट कर दी तो वो लाइबिलिटी कम होगी। डन बच्चों? जी बस ये एग्जांपल्स को सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 एक दफा देख लेना बच्चों। अच्छा उसके बाद ये वाले जो एमसीक्यूज हैं ये तो मैंने आपको खुद करवाए हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना बच्चों? अच्छा मेरी बात सुने, इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? मेरा ख्याल है जी आधा पौना घंटा लग जाएगा आपका, ऐसे ही है ना। अब आपको क्या हो गया बच्चों, एक मैप दे दिया है। क्या दे दिया? कि भाई ये चीज पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कम पढ़नी है, इसको एक आधी दफा देखना है, इसको क्रॉस कर दो, करना ही नहीं है। अब देखो ना, ना क्वेश्चन 1 करना, ना 2 करना, ना 3 करना, तो टाइम सेव हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बच्चों। हाँ इस एमसीक्यूज पे शायद आपको टाइम लगे, ये कर लेने, ये जरा कर लीजिएगा, वो ठीक है। एमसीक्यूज जो मैंने करवाए हैं इसको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा और डन है बच्चों। अच्छा अब आ जाए बच्चों,
अब जरा सुनना गौर से बात। अब आपने ना, ये चैप्टर 1 है, अब आपको मैं ये बता दूं हर चैप्टर को रिवाइज करना कैसे है। स्टेप 1 में क्या करना, 2 में क्या करना, 3 में क्या करना, 4 में क्या करना, ये जरा सुन लें। ओहो जी, स्टेप नंबर 1 बच्चों, सबसे पहला काम आपने करना है जी, रीड करना है आपने। क्या? चैप्टर रीड करना है। क्या करना है बच्चों? दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है जी, वॉल्यूम 1 के एमसीक्यूज करने हैं आपने। क्या करने हैं बच्चों? बात समझ गए बच्चों? फिर आपने क्या करना है बच्चों, वॉल्यूम 2 पे आना है। अब वॉल्यूम 2 में 2 टेस्ट हुए थे, हर चैप्टर के 2-2 टेस्ट। आपका वॉल्यूम 2 कवर्ड। ओके, वॉल्यूम 2 क्या हो गया बच्चों, आपका कवर हो जाएगा ना इस तरह। अब जरा सुन लें, अब वो टेस्ट अब आपने दोबारा क्वेश्चन देखने नहीं है, बल्कि डिस्कशन लेनी है। किसकी डिस्कशन? किसकी? टेस्ट की। वॉल्यूम 2 आपका क्या हो जाएगा, ठीक है जी। वो जो टेस्ट की डिस्कशन है वो आपने दोनों ले लेनी है। और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे? अच्छा, इस तरह कीजिएगा, पहले ये कीजिएगा, पहले ये कीजिएगा, पहले क्या करना है बच्चों, ये कीजिएगा। ये करने के बाद फिर दूसरे स्टेप में ये करना, दूसरे में ये करना। क्या करना बच्चों? फिर ये करना, ठीक है? और ठीक है, फिर ये करना, फिर ये करना। डन है बच्चों? और बात समझ आई है कि नहीं आई? इससे क्या होगा, जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस बार बार आते हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, सेल्फ मेड क्वेश्चंस जो आज तक नहीं आए वो भी इसमें रिवाइज हो जाएंगे। और सही है बच्चों, फिर आके ये एक दफा कर लेना, इंशाल्लाह आपका चैप्टर क्या हो जाएगा पूरा। इसी सीक्वेंस में चलिएगा, बेहतर है। इसी सीक्वेंस में चलना बेहतर है। ये काम इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपका आधे घंटे में हो जाया करेगा। ये 2 डिस्कशंस हैं बच्चों, ये भी इंशाल्लाह ऐसे फड़क जानी है। वो 20-20 मिनट की मेरा ख्याल एक डिस्कशन आपने 2 पे तो लगाना होता है। तो इंसानों की तरह 1.5 तक पहले सुनी हुई है? पहले नहीं सुनी? वो टेस्ट की डिस्कशंस हैं, वो क्यों भेजता था मैं जमा, आपने क्या उसको रखना था पास अपने सेव करके? जी, टेस्ट की डिस्कशन नहीं ली आपने? टेस्ट डिस्कशंस नहीं ली? टेस्ट डिस्कशंस आपने ली हुई हैं पहले। वो ऐसी ही है ना, बस आप अपनी पेस जो भी आपकी पेस है उस हिसाब से सुन लें, फिर आके ये कर लें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपका 1.5-2 घंटे में एक चैप्टर तैयार हो जाएगा। अब आपको मैप दे दिया, आपको पता होना चाहिए जी इतनी देर में मेरा ये चैप्टर रिवाइज होगा। बात समझ गए हैं कि नहीं समझे? कुछ चैप्टर्स पे ज्यादा टाइम भी लगेगा, डेप्रिसिएशन पे इन्वेंटरी पे ज्यादा टाइम लगेगा, वो 4 घंटे तक काम चला जाएगा। हो सकता है इतने में ना, हो सकता है कोई बच्चे 3 घंटे में रिवाइज कर लें, कुछ को 5 घंटे लगे। लेकिन आपके पास रोड मैप तो आ गया ना कि एक चैप्टर को ऑन एवरेज इतना टाइम लगता है। आपके पास एक प्लान आ गया, आपको चलने का रास्ता दे दिया जी कि ये चैप्टर पे इतना टाइम लगेगा, इतने घंटे आपने स्पेयर कर लेने हैं काउंटिंग के लिए। बात समझ रहे हैं बच्चों की नहीं समझ रहे? समझ रहे हो जी? ये इस सीक्वेंस में इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। अब ये अगर मैं कहूँ ना आप खुद करें सारे, आप नहीं कर पाएंगे। आप डिस्कशंस ले लें, सारे कवर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स भी इंशाल्लाह मजीद क्या हो जाएंगे, बेहतर। आपने डिस्कशंस ली हैं, लेकिन पेपर रिवाइज आप रिवीजन भी तो करनी है ना। रिवीजन इस तरह हो जाएगी, रिवीजन सॉरी ये रिवीजन ऐसे हो जाएगी। और ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? और बात समझ आई है? आइए समझ। अच्छा, मैं इसकी भी कोशिश करूंगा कि ये जो वॉल्यूम 1 के जो एमसीक्यूज है ना, इसकी भी कोई आपको डिस्कशन दे दें, इसकी भी डिस्कशन दे दें। जिधर आप थोड़ा सा अटके ना, फंसे, उधर फौरन क्या उसका नाम है डिस्कशन लेके आगे चलें। टाइम नहीं वेस्ट करना। आपके सब्जेक्ट्स 5 हैं, कितने हैं? आपने पांचों के पेपर देने। ऑनलाइन वाले खैर अपनी पेज से चल रहे होंगे, ठीक है, जितने ही पेपर हैं। अब आप एक सब्जेक्ट के एक एमसीक्यूज के ऊपर अगर आपने 15-20 मिनट लगा दी ना, तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? आगे आगे फटकते जाना, आगे उड़ते जाना, उड़ते जाना, उड़ते। मैं चाहता हूँ अकाउंटिंग आपका ना बड़ा कम टाइम ले। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी? वो समझ रही है बच्चों? वो समझ गए हैं? अच्छा जी, आ जाए बच्चों चैप्टर नंबर 2 पर। निकालें चैप्टर नंबर 2। एक मिनट रुकिएगा यार ये। अच्छा बच्चों, बस बस इधर। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में अभी आपको बताता हूँ उसमें क्या करना है। मेरे पास जरा वो किताब पूरी आ जाए। चैप्टर नंबर 3 खोलें जरा।
चैप्टर नंबर 3 ओपन करें जी, चैप्टर नंबर 3 ओपन करें, चैप्टर नंबर 3 ओपन करें जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपोनेंट्स 5 हैं बच्चों, लाजमी याद करके जाने हैं, मतलब 2-3 दफा पढ़ के, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, जिसमें एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज आते हैं। कंप्रीहेंसिव इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अलावा एक और चीज भी आती है ओसीआई, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। इन दोनों को ऐड, मिसाल के तौर पर जी प्रॉफिट है 10 रुपए का, 2 रुपए की ओसीआई, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम कितनी आई 12। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, 2 कहां से आया, कैसे आया, बस पता होना चाहिए जी। अच्छा बच्चों, इसके साथ एज ऑन का लफ्ज लिखा जाता है, एट अ पॉइंट इन टाइम, इसके साथ फॉर द ईयर एंडेड, कंप्रीहेंसिव इनकम के साथ। ये आप पढ़ लेंगे बच्चों, गैप्स क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक दफा बस पढ़ लेना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। ये तो खैर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में भी इस्तेमाल हुआ था ना, वो ऑफिस सप्लाई स्टॉक होता है ना, सप्लाई इन हैंड या इस तरह, एक दफा ये पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन दोबारा मेरा नहीं ख्याल आपको करने की जरूरत है, आप तो फाइनल अकाउंट ही कर लिया ना, बस ये कोई क्वेश्चन करने की जरूरत, देखो ना आपका काम आसान हो गया बच्चों अब, और समझ रहे हो भाई, समझ रहे हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस बच्चों पढ़ना है, पढ़ के जाना है, पढ़ के इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। एग्जांपल्स, अच्छा ये 5वीं वाली जो थी ना, 5वीं वाली, ये हमारी रहती थी, पी लिखा हुआ है आपने इसके साथ, देखो मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह, याद है। आप बैलेंस रिकवरेबल फ्रॉम एन एम्प्लॉय वर रिटर्न ऑफ आफ्टर, जब वो बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया। बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं, नहीं बैलेंस रिकवरेबल फ्रॉम, हाँ रिकवरेबल फ्रॉम एन एम्प्लॉय, ये रिकवरी नहीं है, कहता बैलेंस उससे लेना था, अब राइट ऑफ हो गया ना, बैड डेट एक्सपेंस है ये। बताएं बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं, एक दफा पढ़नी है आपने, नीचे वाली भी एक दफा पढ़ लीजिएगा। इसमें से कुछ चीजें मैंने कहा था ना पढ़े अभी, वो 1-2 थी इस एग्जांपल में से, याद है आपको, वो क्या थी मुझे बता दें जरा। 7 वाली कहता वेजेस पेड बाय अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर टू हिज ऑन स्टाफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन, बट जो लोग जो है वो चीजों को बनाने के अंदर मसरूफ हैं, उनकी सैलरी कॉस्ट का पार्ट बन जाती है ना, सही है ना, जो लोग बिल्डिंग को बनाने के अंदर लगे हैं। और कौन सी थी कैपिटल एक्सपेंस, अच्छा जी आगे इधर बताओ जरा ये क्या है। 8 द परचेज ऑफ मशीनरी फॉर यूज इन द बिजनेस, ये तो खैर है ही कैपिटल, बस ये था दो, एंड वाली एनुअल मोटर व्हीकल टैक्स पेड फॉर एग्जिस्टिंग कार, ये असल में ना हर साल बाद एनुअल है ना, टाइम पीरियड मेंशन हो गया ना बच्चों, जिसके साथ टाइम पीरियड आपको बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंस है। कॉस्ट अल्टरेशन, कैपेसिटी इंक्रीज होगी, कैपिटल एक्सपेंस है ना। स्मॉल बट एक्सपेंसिव अल्टरेशन, कहता विच इंक्रीज कर दी आउटपुट कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंस है। अच्छा और क्या, कैपिटल किधर लिखा हुआ है, कैपिटलाइजेशन क्या होता है जी, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाना, रादर देन एक्सपेंस, सही है। कैपिटलाइजेशन होता है कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं। आगे आ जाए बच्चों, एक दफा लाजमी पढ़ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6, बोल्ड वाले लफ्ज तो लाजमी पढ़ के जाने, एज इट इज आ जाते हैं जी। पेटी कैश पढ़ के जाइएगा एक दफा बच्चों, पेटी कैश पढ़ के जाइएगा, ये तो एग्जांपल एक दफा एक गो थ्रू कर लीजिएगा बस, सही है। अंडरस्टैंडिंग बच्चों लाजमी लेके जानी है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है जी, किस वक्त कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होता है, लाजमी, डन है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 11 भी पढ़ के जाना है आपने, डन है बच्चों। आपको पता होना चाहिए कौन सी एंट्री किस वक्त होनी है, अंडरस्टैंडिंग बना के पढ़िएगा जी। ये एग्जाम टिप लाजमी, डन है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों मैं अभी जो चैप्टर नहीं करवा रहा, मैं आता हूं उस पे, चैप्टर नंबर 5 पे आइएगा। चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेबिलिटी पढ़नी है बच्चों, किस पे अप्लाई होता है बताएं, क्रेडिट सेल पे। एग्जांपल्स पढ़ लेना बच्चों, ये तो वैसे ही छोटा सा चैप्टर है जी। ये मैक्सिमम थिंग्स जो डेटर के अकाउंट का पार्ट बन सकती हैं। क्रेडिट सेल की वजह से रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ेगा, ये रिसीवेबल का लेजर है ना, और बच्चों क्रेडिट से रिटर्न की वजह से कम होगा ना, अगर कस्टमर ने पैसे दे दिए फिर भी कम होगा, बैड डेट एक्सपेंस की वजह से भी कम होगा, सेटलमेंट डिस्काउंट की वजह से भी, कॉन्ट्रा की वजह से भी। बच्चों पेपर में क्वेश्चन आ गया, पेपर में क्वेश्चन आ गया, कहता जी प्रोविजन इंक्रीज हुई है, बताएं डेटर के अकाउंट का बैलेंस ज्यादा होगा कम होगा, प्रोविजन इंक्रीज हुई है, अल्लाह के बंदे प्रोविजन इंक्रीज, एक्सपेंस ज्यादा, कॉन्ट्रा अकाउंट इंक्रीज होगा, ये कहां इंक्रीज होना है,
मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि डेटर का बैलेंस, मैं कह रहा हूँ डेटर के काउंट में कहाँ आएगा, डेबिट या क्रेडिट साइड पे प्रोविजन का इंक्रीज होना। भाई प्रोविजन के इंक्रीज होने की एंट्री है डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट इस अकाउंट में तो आना ही नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि ग्रॉस डेटर का बैलेंस नया अकाउंट बनेगा जिसकी नेचर क्रेडिट होगी, ये उसमें से माइनस हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। इस अकाउंट में ग्रॉस वाले में कोई फर्क नहीं आना, ये बात याद रहेगी। एंट्री करके देखें, जब भी कहेगा ना अकाउंट अकाउंट तो तब आपने समझ जाना क्या बात कर रहा है, वो ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों टाइप ऑफ डेटर्स, ये आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ये आप पढ़ लेंगे और ये सारे सिनेरियोज आपने लाजमी ये नई किताब के मुताबिक देख के जाने हैं, सारे सिनेरियोज देख के जाने हैं। इसमें एक करेक्शन भी एक दो करवाई थी मैंने। हाँ जी क्या है इसको नहीं करवाई मैंने, खुदा का खौफ कर ले यार। हाँ जी हाँ ये इंक्रीज की तुम्हें एंट्री नहीं पता क्या है केडी भाई, ये ओपनिंग आ गया, इंक्रीज की वजह से ये अकाउंट बढ़ेगा और डिक्रीज की वजह से कम होगा, ये क्लोजिंग है जी। इसमें मैंने एक दो करेक्शंस कराई थी क्वेश्चन में, जिस तरह इधर ये आपने कर लिया होगा साथ साथ। क्रेडिट लिमिट एजिंग एनालिसिस ये तो पढ़ लेंगे ना, और ये देखें इधर प्रॉफिट एंड लॉस में मैक्सिमम ये चीजें आ सकती हैं, बैडर रिकवरी की वजह से एक्सपेंस कम होगा और डिक्रीज इन प्रोविजन की वजह से भी कम होगा। ग्रॉस एडजस्टेड डेटर एसओएफपी में आते हैं, लेस अलाउंस का क्लोजिंग। डन। एक क्वेश्चन और भी पूछता है, कहता है बताएं प्रोविजन की परसेंटेज कैसे आएगी, वो तो निकाल लेंगे ना। अगर बच्चा डाउटफुल डेट की अमाउंट है 5000, कहता जी ये है जी प्रोविजन की अमाउंट, मिसाल दे रहा हूँ ये है जी 60,000, बता दें ये कैसे आएगी, बी कैसे आएगी जी। सिंपल है, अगर ना समझे 60,000 डिवाइडेड बाय 5 से हो नहीं सकता ना, ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर 5,000 माइनस ये तो ये आ जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाय ये, फिर ही आएगी ना प्रोविजन की परसेंटेज। डन। चलें जी क्वेश्चन सॉरी अब आप आ जाए जी 7 पे। जो होते जा रहे हैं याद रखना, सॉरी जो नहीं होते जा रहे वो याद रखना, 2 नहीं हुआ 4 नहीं हुआ जी। इधर आ जाए, इधर आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ। इन्वेंट्री की डेफिनेशन याद करनी है बच्चों, कोशिश करो नई अपडेटेड वाली बुक से, मैंने आपसे बारहा ये गुजारिश की थी, सही है ना जी, चीजें चेंज है ना। परपेचुअल की डेफिनेशन पीरियोडिक एक दफा पढ़ लेना। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री 3 होते हैं। अब देखो ना, आपको बताता जा रहा हूँ जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्फसाइज करता जा रहा हूँ, जो चीजें नहीं उनको कटवाता भी जा रहा हूँ। यूनिट कॉस्ट होता है, ये तो मैंने आपको मैंने कहा था अगर एक दो चीजें पढ़ी फिर तो एक्चुअल कॉस्ट होती है। फाइफो ये टेबल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आपको पता है एंड पे चीजें जो पढ़ी हुई हैं वो सही है। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज क्या होता है बच्चों, एवरेज आउट कर देते हैं आप, वो ठीक है। इसमें आपको मैंने परपेचुअल में भी निकालने का तरीका सिखाया था वेटेड एवरेज, और पीरियोडिक में तो सारों को क्या, सारों की परचेज कॉस्ट प्लस ओपनिंग में जो चीजें पड़ी हैं उसकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट, सही है और ठीक है। परपेचुअल में आपको तरीका बताया था वो। हाँ जी, हमें जरूरत क्यों होती है जी, अच्छा ये टेबल शेबल अब ना पढ़े बेशक, हमने बच्चों जरूरत क्यों होती है जी इन्वेंट्री, ये क्यों जरूरत होती है, ये एक दो चीजें लिखी हैं इधर, ठीक है। एग्जाम टिप ये लाजमी पढ़नी है, आपको याद है जी रेट अपडेट कब होता है, जब नई ट्रांजैक्शन आती है, नई परचेज वाली ट्रांजैक्शन होती है। सेम कब होता है बच्चों, जब कोई नई ट्रांजैक्शन ना आए, अगर आए तो सेम रेट पे आए, याद है। कंसिस्टेंसी क्या होती है बच्चों, ये बताया था आपको कंसिस्टेंसी, ये जरा देख लें कंसिस्टेंसी क्या है। कहता आपने जो भी कॉस्ट का फॉर्मूला लगाना ना, फाइफो या वेटेड एवरेज, कहता आपने फिर कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल कहता आपकी चीजें बताया था, नो नो कर रहे हो जी, कहता जी आपकी चीजें मिसाल के तौर पे पड़ी हुई हैं, आपकी चीजें कहता मिसाल के तौर पे बच्चों पड़ी हुई हैं साहिवाल पड़ी हैं, और कुछ चीजें आपकी लाहौर में पड़ी हैं, और कुछ चीजें लाहौर में आपकी पड़ी हैं। कहता अब ये नहीं होगा कि स्टॉक सेम है, कहता है जगह जियोग्राफिकल, कहता है ये जगह का चेंज हो जाने की वजह से फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अगर आप लाहौर में फाइफो इस्तेमाल कर रहे हैं, साहिवाल में भी सेम चीजों के लिए कौन सा इस्तेमाल करना है, ये लिखा हुआ है। कहता जी हैविंग सेम नेचर, कहता कंसिस्टेंटली फॉलो करें। कहता इन्वेंट्री हैविंग डिफरेंट नेचर, कहता नेचर डिफरेंट हो फिर तो सही है, कुछ चीजों के लिए फाइफो इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ के लिए
कुछ के लिए एवको वेटेड एवरेज कहता, लेकिन अगर चीजें सेम हैं तो कहता फिर इस तरह कहता डिफरेंस इन जियोग्राफिकल लोकेशन इट नॉट सफिशिएंट टू जस्टिफाई अ डिफरेंट कॉस्ट। ओके बच्चों, और डन है जी। ये मेरा नहीं ख्याल अब आपको पढ़ने की जरूरत, आपको 2 स्टेप्स पहले ही बताएं। अगर आपने क्लोथिंग स्टॉक की अमाउंट निकालनी है वेटेड एवरेज से या फाइफो से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके यूनिट्स पहले पता होने चाहिए, जितने बिक गए हैं बच्चों वो भी पता होने चाहिए। और ठीक है बच्चों, जितने बिक गए हैं वो पता होने चाहिए, जितने पड़े हैं वो पता होना चाहिए। और दूसरे स्टेप में आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेनी है, पर यूनिट रेट सॉरी निकालना है। डन है बच्चों, और डन है, पर यूनिट रेट निकालना है और डन है बच्चों। और ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है, सुनिएगा गौर से। कहता जी while calculating inventory if any entity is using a FIFO or weighted average cost method, then there is a possibility that actual cost may vary। बताएं, कहता है एंटिटी इस्तेमाल कर रही है जी, एंटिटी इस्तेमाल कर रही है जी, चीजें ज्यादा होगी ना, यहाँ कर रही होगी फाइफो, यहाँ कर रही होगी वेटेड एवरेज। कहता जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, कहता उसकी एक्चुअल कॉस्ट में वेरी। बताएं क्या डिफरेंट हो सकती है, बताएं शाबाश। एक्चुअल कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है बच्चों, एक्चुअल कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है, एक्चुअल कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। क्यों? डिफरेंट रेट्स है ना बच्चों। एक्चुअल कॉस्ट मिसाल के तौर पे आपने 14 का एक यूनिट लिया, फिर 15 का, फिर 16 का, लेकिन जब आपने वेटेड एवरेज किया आपने तो एक रेट लगा दिया। और फाइफो में भी डिफरेंट हो सकती है एक्चुअल कॉस्ट, आपने यूनिट्स पहले वाले बाद में बेचे, लेकिन फाइफो में तो असम्पशन ये है ना कि जो पहले चले गए, तो ये डिफरेंट हो सकती है। डन है बच्चों, याद रखना ये। अच्छा आगे बच्चों ये रेट निकाल, यार ये क्यों तंग कर रहा है यार इस तरह। हमजा भाई हेलो यार, एक्टिव रहा करो ना। नहीं आपने भी एक्टिव रहना है, वो क्या आपने भी मेरे चांद एक्टिव रहना है जी। इधर देखें, इधर ये एग्जाम टिप्स, क्या बच्चों एग्जाम टिप्स। अब मेरी बात सुनना गौर से, इसको लाजमी पढ़ना है आपने, इसको आपने लाजमी पढ़ना है। क्या करना है बच्चों जी, ये लाजमी पढ़ना है आपने। डन डन बच्चों, आगे आ जाए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1, इधर आए, इधर देखो बच्चों, इधर देखो। ये आपने रेट निकालना है, ये निकाल लेंगे ना। अच्छा बाकी ये स्टेप्स वगैरह काट दें, ये जरूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल 2 ये काट दें, ये जरूरत नहीं है। ये भी काट दें, एग्जाम्पल 3 जरूरत नहीं है, ये भी काट दें, जरूरत नहीं है। वो ठीक है, इसका मैंने आपको वैसे तरीका एक बताया था ना एवको परपेचुअल का, वो तरीका आपको याद होगा जी, मैंने एग्जाम्पल्स भी करवाई थी। ये एग्जाम टिप्स पढ़ लीजिएगा, ये लाजमी पढ़नी है। इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, डिफ्लेशनरी इकोनॉमी लाजमी पढ़ना है बच्चों जी। ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी एक दफा देखनी है आपने जी। एग्जाम्पल नंबर 6 भी देखिएगा, कॉन्टिन्यूअस वेटेड एवरेज मेथड जी। ये तो चैप्टर नंबर 6 की तरह का है ना, ये डिब्बा, ये एग्जाम टिप। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, एक दफा बस पढ़ लीजिएगा। मार्कअप मार्जिन बच्चों देख लेना कितना टाइम आपने इस पे लगाना है, ठीक है, इजी है ना, छोड़ के कुछ नहीं जाना। अच्छा ये आपको एंट्री आपने देख के जानी है जी, एनआरवी एडजस्टमेंट की कब होनी है कब नहीं। और ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 11 देख लेना अगर करनी हुई तो। ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है, रिवीजन ही हो जाएगी। आइटम बाय आइटम का कॉन्सेप्ट याद है, इसमें एक्सेप्शन है जी एक। अच्छा वो आइटम बाय आइटम का, सॉरी एक्सेप्शन को छोड़े, आइटम बाय आइटम का मतलब मेरे चांद ये है कि जी जो चीजें, जितनी चीज जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, मतलब जितनी चीजें पड़ी हैं बच्चों, हर एक की एनआरवी कॉस्ट अलग अलग लेनी है, सही है। फिर एक कॉन्सेप्ट और आता है बच्चों के डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड और बच्चों रॉ मटेरियल, सबको अलग अलग लेके चलना है। बस एक चीज का ख्याल करना है, जिस आइटम की फिनिश गुड बच्चों की एनआरवी ज्यादा है, उस पर फिर ऊपर आप ना फिर एनआरवी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नॉर्मली नहीं करते। डन, ये याद है ना आपको, रिवर्सल ऑफ एनआरवी। अब सारा बेशक ना पढ़िएगा, इसमें मैंने आपको नोट लिखवा दिया था एक, मेरा ख्याल है, रिवर्सल ऑफ एनआरवी।
एन, अब मेरी बात सुनना बच्चों, आपने 10,000, आपने 25,000 का, इसी एग्जांपल को सामने रख लो, आपने 25,000 का क्या रिकॉर्ड किया था बच्चों, बोलो। आपने 25,000 की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की थी, क्या की थी बच्चों, 25,000 की, कितने की। अब बच्चों रिवर्सल भी कहां तक होनी है, 25 से ऊपर। बस आपने वो याद रखना है, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ एनआरवी एंड कॉस्ट। अगर बच्चों सुनना गौर से, अब बच्चों कॉस्ट तो आपकी 1 लाख पे ही है, एनआरवी आपकी चली गई है 1,10,000 पे, तो उससे ज्यादा तो नहीं जा सकते ना, ये याद रखनी है बात। और डन है। एक्सट्रैक्ट्स आगे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, ये डिस्क्लोजर्स। आपने फॉर्मूला बताना होता है बच्चों, पॉलिसी क्या है वो आपने बतानी है, आपने कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री बतानी है। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, एनआरवी की एडजस्टमेंट, चलो। और ये क्या था जी, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी किताबों में रिकॉर्ड की, ये बतानी है। डन, डन है बच्चों। हम स्टॉक क्यों अपने पास मेंटेन करते हैं, ये आ गया। कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है। इसमें आपसे मैंने अर्ज की थी, मैंने कहा जी इसको बस याद कर लो, इसके अंदर क्रैम का लफ्ज, मैंने पूरी काउंटिंग में 2-3 चीजों को क्रैम करने का कहा होगा, थ्योरेटिकल बातें जो हैं, उसमें से एक ये भी है। अच्छा जी, अब बच्चों इसमें सप्लाईज, लेबर एफिशिएंसी, ये इस तरह की चीजें काउंट फॉर होती हैं और इनको रेगुलरली रिव्यू किया जाता है। फिर एक था बच्चों रिटेल इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री सॉरी रिटेल मेथड, ये सिर्फ रिटेल इंडस्ट्री पे अप्लाई होगा, इसके अलावा किसी इंडस्ट्री पर अप्लाई, और वो भी तब अप्लाई होगा रिटेल इंडस्ट्री पर जब मार्जिन सेम हो। सही है बच्चों, और प्रॉफिट में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन है, मार्जिन फ्लक्चुएट ना हो रहा हो। डन। ये गुड्स इन ट्रांजिट आपको बताया था, आपको बताया था जी, चीजें रास्ते में है, देखना है जी कि हमारे हवाले करनी उसने सप्लायर नहीं या नहीं। सही है, कि रिस्क किसका है, रिवॉर्ड किसका है। अदर मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स बच्चों ये क्या है, इसमें था जी क्लोथिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट वाइल इनवर्सली। जी, और बच्चों ये तो आसान चीजें हैं। अगर आपने कहा जी चीज को बेचना है लेकिन अब नहीं बेचना, आपकी नीयत थी चीज को बेचने वाली, आपका काम ही ये है, कोर एक्टिविटी, आप कहते हैं अपने इस्तेमाल में लेके आनी है चीज, तो पीपी डेबिट इन्वेंट्री, और अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस। सही है बच्चों। अच्छा जी, ये था जी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 पे आइएगा बच्चों। ये तो छोटा सा चैप्टर है ना। अच्छा, ये जरूरत नहीं है मेरा ख्याल पढ़ने की, मैंने ये क्या होता है सर्विस, ये वो फलां, ये भी जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, ये भी छोड़ें। बस डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट याद रखना। इनडायरेक्ट कॉस्ट की इधर से क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम कॉस्ट पढ़ लेना बच्चों, प्राइम कॉस्ट पढ़ लेना एक दफा बस। क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस रॉयल्टी पेड होता है ना, या फिर क्या उसका नाम है, रॉयल्टी पेड, क्या बच्चों। और एक और एग्जांपल भी दी थी, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन यूनिट प्रोडक्शन। और बच्चों इनडायरेक्ट की डेफिनेशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन एक दफा पढ़ लेना। डेट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड इन फुल, और सही है बच्चों, जो जिसको आसानी से ना देखा जा सके कि इस यूनिट को बनाने में लेबर ने कितने घंटे। जी, ये लाजमी पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम टिप लाजमी, ये पढ़ लेंगे ना पूरा चैप्टर इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा एग्जाम टिप्स। फैक्ट्री लेजर क्यों बनाया जाता है, मैंने आपको रीजन बताई थी, रीजन बताई थी ना बच्चों। जी, आजा भाई आजा, क्या इसका नाम है, आसिम जी। कहता जी इंटीग्रेटेड सिस्टम है, और क्या है, इंटरलॉकिंग। इंटीग्रेटेड क्या था, जुड़ा हुआ, जिसमें फाइनेंशियल और कॉस्ट डाटा, यानी फैक्ट्री और हेड ऑफिस का डाटा सेम जगह। भाई ये एमसीक्यूज आते हैं इसके। जी, उसके बाद ये एग्जाम टिप लाजमी पढ़नी है, ये एंट्रीज इधर से तो पढ़नी नहीं है। हाँ जी, आपको बताया था ना। अच्छा, ये भी मेरा नहीं ख्याल पढ़ने की जरूरत है, व्हाट इज अ रॉ मटेरियल वर्क इन, ये आपको पहले माशाल्लाह पता है, समझदार लोग हैं आप। ये काट दो, सब काट दो, सब काट दो, सब काट दो। जी, की कह रहे हैं, कहता जी जर्नल टू रिकॉग्नाइज। हुई, अच्छा ठीक है, नीचे है, नीचे है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपने इसकी ना अंडर ओवर की वो पढ़ लेनी है बच्चों। ये जो एक्सप्लेनेशन लिखी है ना, ये वाली, फिक्स प्रोडक्शन इज डेबिटेड, ये असल में कह रहा जी अंडर, कहता ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ना, ये असल में आपने इधर ले जाना है। कहता था फिक्स प्रोडक्शन अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कहता फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर ट्रांसफर टू, ये याद है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को फिर हमने ट्रांसफर करना होता है डब्ल्यूआईपी में, याद है ना।
जी पहले तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आएंगे ना, फिर ट्रांसफर। ये अंडर ओवर की आपने लाजमी पढ़ के जाना है, ये फार्मूलाज आपने लाजमी पढ़ के जाने हैं जी। एब्जॉर्ब ओवरहेड क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। प्री डिटरमिन रेट क्यों निकाला जाता, होता क्या है, याद है आपको जी। उसके बाद बच्चों ये फॉर्म, ये आपने लाजमी एक दफा देख लेनी है चीजें। डन। इसके 3-4 भी एमसीक्यूज भी पढ़े हैं, चले वो कर लेंगे इंशाल्लाह, याद लिख लो जरा एक दफा जी। इसके पढ़े हैं ना, मुझे याद है। अच्छा इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, आपको पूरी इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे ग्रिप होनी चाहिए। प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन, और उसमें भी बच्चों जो डेटा है मटेरियल का, वो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस आपने परचेजेस की होंगी, कैरिज इन होगा, और समझे हो कंज्यूम्ड, कंजम्पशन, मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चरिंग, अवेलेबल, ये सारी चीजें आपको ग्रिप होनी चाहिए। मैं अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्या ज्यादा हो सकता है मैन्युफैक्चर्ड से, ये बातें याद है ना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ बच्चों चैप्टर नंबर 9, सॉरी चलो 9 पे आ जाओ पहले, कोई नहीं। 10 के 10 सवाल मैंने करवाए आपको बच्चों, लाजमी खुद करने हैं, लाजमी खुद करने हैं। और क्या करना है आपने बच्चों, इधर इधर देखें, इधर बच्चों एनालिसिस आपको बताया था, बाय नेचर क्या होता है, बाय फंक्शन, बस नाम याद कर लेने। अब आपने क्या करना है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी का मतलब बाय फंक्शन, और विद रिस्पेक्ट टू नेचर का मतलब सारे अपने अपने नामों से आ रहे हैं, बस इतना पढ़ना काफी है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पे लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पे लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे खुद बताएं, माशाल्लाह समझदार लोग हैं। कहता जी मर्चेंटाइज या ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी जो होती है ना बच्चों, इसके पास ना याद रखना बच्चों, स्टॉक ज्यादा पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है बच्चों, स्टॉक ज्यादा होता है, रिसीवेबल्स कम होते हैं। जो सर्विस बिजनेस होता है ना, सर्विसेज को लोग इतनी वैल्यू, अब मैं आपको एक चीज बेचूं ना और दूसरा मैं आपको सर्विस दूं, आपके लिए सर्विस के इतने पैसे कैसे हो गए हैं। अगर चीज बेचूं आपने कहा ना हाँ 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 ठीक है ये चीज इतने की है। तो बच्चों जो सर्विस बिजनेस होता है ना, उसमें एसेट्स में रिसीवेबल्स का बैलेंस ज्यादा आ रहा होता है। बात समझे हैं बच्चों। कहता जी ए लार्ज परसेंटेज ऑफ एसेट कंप्राइजेस इन्वेंटरी। ट्रेडिंग में जब आप चीजों को बेचते हैं, सही है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, जब सर्विस के बिजनेस में ज्यादा किसका होता है बच्चों, रिसीवेबल का बैलेंस। और सही है, ये पेपर में आ सकता है, एसेट्स में ज्यादा चीज क्या पड़ी होगी, आपने कहना रिसीवेबल। इधर ट्रेडिंग में दे हैव लेस कैश ऑन हैंड देन सर्विस बिजनेस। कहता है सर्विस बिजनेस के बाद हाथ में कैश ज्यादा होता है, एज देयर कैपिटल इज टाइड अप इन रिलेटिवली इन लिक्विड एसेट्स। कहता है असल में इनके पास कैश कम होता है, सर्विस वालों के पास कैश, इन्होंने इन्वेंट्री परचेज करनी होती है ना, इन्वेंट्री परचेज करनी है, और बच्चों फिर उसके पैसे देने हैं, पेबल लाइबिलिटीज पे करनी है अपनी, क्रेडिटर को पैसे देने हैं, सप्लायर को। बात समझ रही है बच्चों, इसलिए इनका कैश कम होता है एज कंपेयर टू इधर। और बात समझे, कहता द फंड्स ऑफ सर्विस आर यूजुअली टाइड अप, कहता जी इनके ना रिसीवेबल का बैलेंस बहुत ज्यादा होता है। और बात समझे हैं, ये वही कह रहा है, टाइड अप का मतलब है जी हर बंदा चाहता है जी मेरे बिजनेस के पास नॉर्मली कैश ज्यादा हो, सही है ना। क्यों बच्चों, आप क्या चाहते हैं, आपका रिसीवेबल बैलेंस ज्यादा हो या कैश बैलेंस ज्यादा हो। कहता इन रिसीवेबल की वजह से ना इनका बैलेंस ना करंट एसेट्स में वही ज्यादा आ रहा होता है एज कंपेयर टू कैश। और सही है बच्चों। अच्छा जी, सम कंपनीज इनकम स्टेटमेंट शो कैलकुलेशन ऑफ, इस तरह की कंपनीज जो है जब चीजों को बेचते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा ना, इधर क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। क्यों, आप कौन सा चीजें बेच रहे हैं। देयर इज नो लाइन आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन इनकम स्टेटमेंट ऑफ सर्विस। इधर सिंपल आएंगे, इधर सिंपल बच्चों, इनकम लेस एक्सपेंसेस। डन बच्चों, वो समझ गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लाजमी पढ़ के जाना, एमसीक्यू आ सकता है इसमें से। ये फॉर्मेट एक दफा देख लेना बच्चों, एक नजर ये फॉर्मेट, अब आपको खैर आता ही है माशाल्लाह, आपकी मर्जी है, ये लाजमी पढ़ लेना बच्चों। ये इसमें क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, ये लाजमी पढ़ लेनी है आपने, और ठीक है। अच्छा ये अब रहने दें, ये पढ़ लेना अनएडजस्टेड ट्रायल क्या होता है, उसके अलावा बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत, काट दें सब, काट दें सब, काट दें एंड तक काट दें बच्चों, काट 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 सारा 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 सारा, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, काट काट काट, चलो चलो काट दो काट दो। बाकी फिर क्वेश्चंस कर लेने हैं। डन, डन है बच्चों जी। चैप्टर नंबर 10 पे आइएगा, बीआरएस बच्चों है कौन सा, बीआरएस वाला जी, बीआरएस वाला आसान चैप्टर है, क्या मसला है जी, कोई नहीं, करो ना, प्रैक्टिस कर लो ना।
अच्छा इधर देखें, ओहो, अगर आप मेरे से पूछें सर ज्यादा न्यूमेरिकल्स किस चैप्टर में से आते हैं, बीआरएस में से, डेप्रिसिएशन, बैड एंड डाउटफुल डेट। बैड एंड डाउटफुल डेट में से एक दो ही आते हैं, डेप्रिसिएशन में से भी एक दो ही आते हैं, बीआरएस में से दो तीन आ सकते हैं। उसके अलावा आपका जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में से दो तीन एमसीक्यू आ सकते हैं। या तो आपसे कॉस्ट निकलवा सकते हैं, आपको डेटा दिया होगा ना कि ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, चीज को लेके आने का खर्चा, इस तरह ये निकलवा सकता है। या आपसे कैलकुलेशन करवाएगा एनआरवी वाली, बताएगा, कहेगा बताओ क्लोथिंग स्टॉक किस अमाउंट पे आना है, कर दोगे इसको कैलकुलेशन ये। या मार्जिन मार्कअप का कॉन्सेप्ट आ, ये दो तीन कैलकुलेशंस हैं इसमें। बैड डेट में कैलकुलेशन मैंने आपको चैप्टर ही चेंज कर दिया ना पुरानी किताब के मुताबिक, वो स्टेप्स वो लाजमी इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। ज्यादा पोर्शन कॉन्सेप्चुअल होता है, तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, बता देता हूँ आपको कि क्या किस किस रेशो से क्वेश्चन आते हैं, बता देता हूँ इंशाल्लाह जी। पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना, अकाउंटिंग पास हो जाएगी आपकी जी। बात समझ रहे हैं जी, बच्चों को अकाउंटिंग की ज्यादा टेंशन होती है ना जी। इधर देखें, इधर आप इंशाल्लाह पास कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो कर लेंगे ना इंशाल्लाह जी। बस अब तहैया कर लो बच्चों, इस ये अटेम्प्ट बस खत्म, पीआरसी कैब शुरू कर लेना इंशाल्लाह आपने, अल्लाह ने चाहा तो। इधर आ जाए बच्चों, ये मेरा नहीं ख्याल पढ़ने की जरूरत है, ये एक दफा पढ़ लेना, ये तो 2 मिनट में पढ़ लोगे। अच्छा, लाजमी पढ़ना है पे ऑर्डर, लाजमी पढ़ना है पे ऑर्डर। एक दफा एग्जाम टिप्स तो मुझे मेरा ख्याल बताने की जरूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट बच्चों, ये आपको याद है बच्चों, कैश बुक में जो चीज डेबिट साइड पे आती है, बैंक स्टेट क्रेडिट साइड पे, ये एग्जाम टिप पढ़ लेना खुद ही, वो सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। हम कैश बुक में चीजों को एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एसेट कैश आएगा एसेट बढ़ेगा, कैश आएगा एसेट कम होगा। बैंक स्टेटमेंट में लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी है आपने जी। एरर मेड, ये एक दफा देख लेना, मेरा ख्याल है आप एक एक दफा इसको बस सरसरी सी नजर मार लेना ना। डिसऑनर को जरा गौर से, डिसऑनर अब आपको प्रैक्टिस करवाई दिया, मेरा नहीं ख्याल देखने की जरूरत है, और समझ रहे हो, आपको पता है ना, सिंपल है बच्चों। हमारा बैलेंस कम है तो बढ़ा दो, डेबिट साइड पे एडजस्टेड कैश बुक। हमारी पेमेंट कम है तो पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करो। रिसीट रिकॉर्ड करनी थी, पेमेंट रिकॉर्ड कर दी, अब दो काम करने हैं, याद है आपको चीजें। अच्छा, फिर डिफरेंस आता है एरर मेड बाय बैंक और टाइमिंग डिफरेंस। अब तो टाइम वो भी आपको माशाल्लाह पता है, अनक्रेडिटेड अनप्रेजेंटेड, एक नजर देख लेना बस, ये पढ़ लेना है। बीआरएस लाजमी ये पढ़ना, पर्पज लाजमी पढ़ना, कौन बनाता लाजमी, दो फॉर्मेट्स हैं देख के जाना जी। और बच्चों ये ना क्वेश्चन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 वाले, ये सारी एग्जांपल्स करके जानी है आपने इंशाल्लाह। ये कर लेंगे ना फिर सही है, फिर आसान हो जाएगा ये करके जाना। इसमें मैंने कुछ चीजें चेंज करवाई थी, याद है आपको, ये मैंने, याद है, ये मैंने ये गायब करवा दिया था, बैलेंस एज पर कैश बुक, मैंने कहा था जी, ये आपको याद है, मैंने खुद करवाए थे ये क्वेश्चन। असल में इधर ना जो सोल्यूशन में हुआ है ना टाइप 1 में, वो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना, मैंने कहा आपके दो तरह की चीजें तैयार हो गई हैं, आप रखो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऊपर, एडजस्टेड कैश बुक का आ जाएगा ये। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैश बुक का बैलेंस ऊपर रखा, और इनके पास क्या आ गया बच्चों, हमने दो दो तरह के क्वेश्चंस किए, सोल्यूशन में दूसरी तरह, और मैंने जो करवाए थे वो दूसरी तरह, ठीक है, ताकि पक्का हो जाए। बस ये आंखें खोल के लिखना, ओवरड्रान का मतलब नेगेटिव होता है, बैंक स्टेटमेंट के लिए भी हमारे लिए भी, ये सारे करके जाने हैं आपने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 11 जी, चैप्टर नंबर 11 तो अभी ताजा ताजा पढ़ा है, ये तो अभी बस, इसमें मेरा नहीं ख्याल कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। इधर देखें, वो तो कहानियां शानी वो तो आपको सारी ऐसे बताइए, अब आपको मेरा नहीं ख्याल पढ़ने की जरूरत है, ये जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन ऑफ डे बुक आपको पता होना चाहिए, 6 किस्म की किताबें हैं बच्चों, बस आपको पता होना चाहिए जी। सेल डे बुक में क्या आता है जी, सेल इनवॉइसेस, सही है बच्चों, क्रेडिट सेल्स आती हैं, क्रेडिट परचेज डे बुक में आती हैं, पढ़ लोगे। और बच्चों कैश बुक में कैश बुक वाली चीजें, और जो कहीं नहीं आया वो जनरल जर्नल, जनरल जर्नल में आप एक जगह चीज को रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि उसकी एंट्रीज करते हैं, इसमें पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स आती हैं। पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स का मतलब है जो काउंटिंग पीरियड के एंड पे करनी है, एनआरवी एडजस्टमेंट होगी, अंडर स्टेटेड ओवर स्टेटेड वाली एडजस्टमेंट्स हो गई, अक्रूवल प्रीपेमेंट्स वाली चीजें हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट हो गया बच्चों, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस का इंक्रीज डिक्रीज हो गया, और डन है बच्चों, कर लें। हाँ, सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री इधर होनी है, बाहर रिकॉर्ड पर्पस के लिए वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, 3 कॉलम कैश बुक में, ठीक है।
ये एक दफा पढ़ लेना बच्चों, तो मेरे साथ ही आपने पढ़ा। ये कंट्रोल अकाउंट छोड़ें बच्चों, अब मेरी बात सुन लें बच्चों। कंट्रोल अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट्स का मतलब फर्क समझ आया था आपको? कंट्रोल अकाउंट काउंटिंग का पार्ट है, इंडिविजुअल अकाउंट्स वर्किंग पर्पस के लिए होते हैं। जितने भी अकाउंट्स हम अकाउंटिंग में बनाते हैं सारे जनरल हैं, मेन है, नॉमिनल है, एक्सेप्ट रिसीवेबल एंड पेएबल के इंडिविजुअल अकाउंट्स, इन्हें सब्सिडरी अकाउंट्स भी कहते हैं। वाउचर आपको समझा दिया था, अल्टरनेटिव ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री सपोर्ट करता है उसे, और सही है बच्चों। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, जिस तरह ये हो गया जी, ये मैं जितना पढ़ाऊंगा बस आपने उतना पढ़ना है बच्चों। कंसिस्टेंसी का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, अभी समझा के आया हूं। अगर आपने कोई फॉर्मूला, अगर आपने मेथड इस्तेमाल किया डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन, अब आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जाना तो इजाजत है, लेकिन वैलिड रीजन होनी चाहिए। वो चैप्टर नंबर 6 में बताई थी, इफ इट गिव बेटर या फेयर प्रेजेंटेशन। आपने कोई भी मेथड चेंज करना ना, कोई भी चीज चेंज करनी है, उसकी वैलिड रीजन हो, अदरवाइज चेंज। सही है, पेपर में क्वेश्चन आया, कहता है बताएं फाइफो से वेटेड एवरेज में जाया जा सकता है, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से स्ट्रेट लाइन में जाया जा सकता है? आपने कहना यस, इफ इट गिव्स बेटर या फेयर प्रेजेंटेशन। कहता है ये कंसिस्टेंसी की वायलेशन नहीं है, आपने कहना नहीं। अगर वैलिड रीजन है तो फिर कोई मसला नहीं है। और समझे, मटेरियल का मतलब आपको पहले मुझसे ज्यादा पता है, वो छोटे छोटे नहीं, वो इमटेरियल है। मटेरियल का मतलब है जी सिग्निफिकेंट। आपने कोई भी चीज इसलिए रिकॉर्ड, बच्चों जो भी चीज अकाउंटिंग में है आपने हर एक चीज को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। आपने उसे अहम ही समझना है, और समझे हो? सही है बच्चों। अच्छा, वैसे आप ऑडिट में जाके मटेरियल का मतलब सही वाला आप समझेंगे। मटेरियलिटी क्या होती है? मटेरियलिटी होती है बच्चों कोई भी चीज अहम, कोई भी अहम चीज जिसकी वजह से स्टेक होल्डर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, उनका डिसीजन क्या हो बच्चों, अफेक्ट हो। उसके लिखने की वजह, उसके ना लिखने की वजह से, उसको डिस्क्लोज मतलब अंग्रेजी उसकी या अमाउंट्स ना लिखने की वजह से आपका डिसीजन क्या हो जाए, अफेक्ट हो जाए। इस चीज को क्या कहते हैं, मटेरियल। प्रूडेंस आपको पहले ही पता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 4, इनकम और एक्सपेंस को मैच करना है आपने, समझे बच्चों? और समझे हैं? सेपरेट एंटिटी आपको पहले ही पता है। फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू को कहते हैं। मार्केट वैल्यू का, फेयर वैल्यू का मतलब है जी मार्केट वैल्यू, यानी अब मैं कहता हूं जी इस मोबाइल की मार्केट वैल्यू होगी कोई, आप कहेंगे यस सर, क्यों? इसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है। इसकी मार्केट क्या करती है? किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू तब होगी जब उस चीज की मार्केट क्या करे बच्चों, एग्जिस्ट करे। जी मोहतरम, चांद वो ना, और चुप चुप खामोश, वो मेरा चांद, एडमिशन ऑफिस जाएं या इधर से किसी से पूछें ओरिएंटेशन जो है ना वो किस रूम में है, ठीक है? अच्छा, वैसे क्लास लेने आए हो? बैठ जा बैठ जा, ये क्लास एंड हो रही है, ये क्लास पे पहली तुम्हारी कहाँ से आ गई? अच्छा, वो माहौल माहौल देखने आया भाई मेरा। बैठ जा मेरा चांद, बैठ जा। इधर इधर इधर, कोई क्लास नहीं ढूंढ रहे? अच्छा आप जाओ, उन्हें को आज जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है ना, उसकी पहली क्लास किस रूम में है वो बता दें। इधर मेरा चांद, इधर बाहर ना कोई होगा उनसे पूछो, या रूम खोल के अंदर जाके किसी से पूछ लो। जी, फेयर वैल्यू क्या होती है बच्चों? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बच्चों किसी पे हंसते नहीं है। अगर हम किसी पे हंसेंगे हमारे पर हंसने वाले बहुत ज्यादा हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हंसते नहीं है किसी पे, जिंदगी में याद रखना। किसी पे हंस, तंजन नहीं हंसते, वो नहीं पता चला कोई, उसको गाइड करो। क्या करो? गाइड को। सर जी आप भी तो हमारा तवा लगाते हैं। बच्चों वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखो आप तो मुझे जानते हो ना, ठीक है? और वो बेचारा पहले दिन आया, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो तो कहेगा ले भी मैं नहीं पढ़ता ये तो सब समझ रहे हो बच्चों? जी नुकसान होगा। जी इधर इधर इधर, फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन। जब आप नहीं जानते थे तो मैं आपके साथ भी मजाक नहीं था करता, सही है ना? सिर्फ पढ़ाई की बातें, फिर आहिस्ता 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 क्या होता है बच्चों, रोस्टिंग। जी अच्छा बच्चों, अगर किसी चीज की मार्केट एग्जिस्ट करती है बच्चों, और चीज को बेचने वाला खरीदने वाला दोनों क्या है, रैशनल है, नॉलेजेबल। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं रैशनल, बायर एंड कस्टमर शुड बी रैशनल, और सॉरी बायर एंड सप्लायर, बेचने और खरीदने वाला दोनों रैशनल होने चाहिए। वो बेचने के लिए राजी हो, हाँ जी सेम प्राइस। और इन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है जी कि एक आर्म का फासला नहीं, इस तरह नहीं एक उधर खड़ा हो एक इधर नहीं, ये नहीं। आर्म लेंथ का मतलब है बच्चों जो प्राइस बनती है वही प्राइस, सही है बच्चों?
अच्छा, ऑफसेटिंग का मतलब आपने पढ़ना नहीं है, मैं हल्का सा बता देता हूँ। एसेट्स अलहदा किताबों में आएंगे और लायबिलिटीज अलहदा से किताबों में आएंगी। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? एसेट अलहदा से किताबों में आएंगे और लायबिलिटीज अलहदा। क्या ऐसा तो नहीं करना कि लायबिलिटीज को रिकॉर्ड ही ना करो? नहीं। इसकी एग्जांपल हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ी थी। उसने कैश एंड बैंक के अंदर नेट कर दिया था ओवरड्राफ्ट को। हमने कहा था नहीं, ये हरकत नहीं करनी, ओवरड्राफ्ट को अलग लिखो। प्लस 30 हमने कैश के बैलेंस को भी बढ़ाया था और बैंक के बैलेंस को भी। ये होता है ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग करने की इजाजत, एक्सेप्शन क्या है बच्चे, जहां खुद स्टैंडर्ड कह दे। जिस तरह कॉन्ट्रा सेटलमेंट है, कॉन्ट्रा में हम इधर लिख लो ना, इधर लिख लो, एसेट एंड रिसीवेबल एंड पेएबल को नेट करने की इजाजत। ऑफसेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को, ना इनकम एंड एक्सपेंस को, ना रिसीवेबल पेएबल को। लेकिन जी किसी भी चीज को नेट करने की इजाजत नहीं है, किसी भी चीज को ऑफसेट करने की इजाजत नहीं है, किसी भी चीज को ऑफसेट करने की इजाजत नहीं है। एक्सेप्शन क्या है बच्चों? जब तक स्टैंडर्ड खुद ना कह दे, जब तक स्टैंडर्ड, बच्चों बोलो शाबाश, खुद ना कह दे, जब तक स्टैंडर्ड खुद ना कह दे। जी, खुद ना कह दे की एग्जांपल है आपके पास कोई? जी जी, खुद ना कह दे की एग्जांपल है आपके पास कोई? कॉन्ट्रा सेटलमेंट इज एन एग्जांपल। जी लिखें लिखें जल्दी शाबाश। कॉन्ट्रा सेटलमेंट बच्चों, कॉन्ट्रा सेटलमेंट एग्जांपल है ना, कॉन्ट्रा सेटलमेंट। जी ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों आ जाओ अब आगे। जी आगे कहता है जी ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब हकीकत बयान करनी है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है बच्चों? हकीकत बयान करनी है। ट्रू, सच्ची खरी बातें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखनी है। सेल को ज्यादा नहीं करना, इनकम एंड एक्सपेंसेस को कम नहीं करना। सही है जी। कंपैरेटिव का मतलब बता जी पिछले साल, लिख लो। कंपैरेटिव का मतलब बता जी पिछले साल। हमारा साल 2025 है जी। 24, 23, 22 क्या है बच्चों? कंपैरेटिव्स हैं। डन। ये आपको मैंने कहा था एक नजर पढ़ने का, वो ठीक है। अच्छा बच्चों, अब चैप्टर रह को कौन से गए हैं ये बताएं? 2, 4। अच्छा जी, 2, 4, 6। जी जी जी, कल है क्लास। नहीं नहीं, कल नहीं, मैंने एक ही लेक्चर में करवाने हैं ये। बच्चों इधर आ जाओ, इधर डबल एंट्री। ओए बच्चों इधर देखो, ये आपने पढ़ना है लाजमी, ये आपने लाजमी पढ़ना है, ये आपने बच्चे इधर, ओ बच्चों इधर देखो, इधर देखें सब, इधर देखो बच्चों, इधर देखो। ये छोड़ दे, मोबाइल छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। ये आपका रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये तो आप देख लेंगे ना एक दफा, आपको खैर पहले भी पता है चीजें। कंपाउंड एंट्री ऊपर। लेजर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड। अकाउंट क्या होता है जी? हर एक का अपना 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 सेपरेट। जी ये हो गया जी पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है बच्चों? जनरल एंट्रीज को टी अकाउंट में पोस्ट करना। लेजर के दो फॉर्मेट्स हैं जी, और रनिंग अकाउंट बैलेंस, पता है ना? अच्छा, ये बच्चों आपको पता है कौन सी साइड जीतेगी तो बैलेंस उस साइड पे आएगा, होगा ऑपोजिट बैलेंस, पता है ना? ये क्लोजिंग, ये क्लोज करना बच्चों इनकम एंड एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में, ये लाजमी एंट्रीज इसकी देख के जाना। फिर प्रॉफिट एंड लॉस को कहां क्लोज करना? कैपिटल में। ये ट्रायल बैलेंस लाजमी पढ़ के जाना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता सोर्स डाटा क्या है, डेफिनेशन भी पूछता है। इधर एक्सटर्नल का लफ्ज लगा देता है इंटरनल की जगह, वो सही है। ये सोर्स डाटा बच्चों, पता है आपको सोर्स डाटा? इसमें से 3 सही देखिए, गलत बताएगा, कहेगा बताओ कौन सा नहीं है। लाजमी पर्पस लाजमी पढ़ के जाना है बच्चों। अब तो आपको खैर ये भी पता चल गया, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन। जी लिमिटेशंस लाजमी बच्चों, ये काट दो, एरर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। जिसका पेपर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नवंबर तक पास ना हो आईटीए का, फिर ये सिलेबस का पार्ट हो जाएंगे। जी चार्ट ऑफ अकाउंट्स लाजमी पढ़ के जाइएगा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स लाजमी पढ़ के जाइएगा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स लाजमी लाजमी पढ़ के जाना है, ठीक है बच्चों जी। बाकी ये क्वेश्चंस कतन करने की जरूरत, ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करने आपने। डन हो गया बच्चों, ये क्वेश्चंस नहीं करने आपने। चैप्टर 3 हो गया, 4 पे आ जाओ बच्चों। बच्चों चैप्टर 4 तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी है, हैं? ना कर
5 भी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये दोनों बच्चों को मुश्किल लगते हैं। 5 तो बहुत ही मुश्किल लगता है जी। है अच्छा 5 चेंज कर दिया ना असल में, इसलिए मुश्किल लगता था। इसमें भी 4 में भी चीजें चेंज की हैं इस दफा काफी जी। सी हाँ 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 हाँ, मुझे नहीं पता, वो तो यही बताएंगे मैनेजमेंट वाले। ये अभी 5-7 मिनट में जी। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जी, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जी। इधर देखें बच्चों, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बच्चों, इसमें पता है ना आपको, रिसीवेबल पेएबल कैश बेसिस में नहीं होता। कैश में हम ये एंट्रीज कर देते हैं। अच्छा अक्रू, ये तो मेरा ख्याल आप देख, अच्छा ये देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, एक सिंगल अकाउंट, एक डबल। डबल तो हमने गोली मार दी ना, हमने बस पता होना चाहिए, बाकी पढ़ना पढ़ना आपने कोई नहीं है। ये बच्चों इसके मैंने ना आपको समरी बना के दी थी एक, उसमें समरी में सारी चीजें ये लिखी हुई हैं। बस आपने एक चीज का ख्याल करना है कि शुरू में एंट्री क्या हुई है। ये तो खैर फाइनल अकाउंट में भी देख लिया था ना, कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट या अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, फिर उसके हिसाब से जो एंट्री हुई रिवर्स कर देनी है पीरियड एंड पे। ये देख लेना, आपने समरी से पढ़ना है, आपकी मर्जी है जैसे भी। जो एग्जांपल ये मैंने नहीं करवाया आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, मैंने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 आपको करवाया ही नहीं है, याद है? इसमें से कुछ क्वेश्चन शायद 1-2 करवाए हो। नहीं, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 मैंने आपको बताया था इधर से, ये अकाउंटिंग पीरियड आइडेंटिफाई करना जुबानी बताया था। अच्छा इसमें जो करवाया बस वो करना, नया कुछ नहीं करना, डन है। ये समरी लाजमी पढ़ लेनी है आपने। चैप्टर नंबर 6 मेरा ख्याल एक रह गया बस जी। इधर आ जाए बच्चों, टेंजिबल इनटेंजिबल, ये आपको पता है ना। एग्जाम टिप्स बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये आपने पढ़ लेना, ये भी पढ़ना है। अच्छा इसमें ये इंपॉर्टेंट है, जो नहीं पढ़ना वो मैं आपको बता देता हूँ, बस ये तो पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। ये एग्जाम्पल भी करनी है, ये तो करते जाएंगे इंशाल्लाह। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल लाजमी, इससे पूरा सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा 3A से। एग्जाम्पल 3A से सब कुछ रिवाइज हो जाएगा जी। ये बच्चों सब्सिक्वेंट ये वाले, बस इसको ना, इसको पढ़ना हुआ पढ़ लेना, नहीं पढ़ना तो ना। सी सब्सिक्वेंट का मतलब है बाद में भी एसेट को परचेज करने के बाद खर्चे होते हैं, कैपिटल या रेवेन्यू, पता है ना। साइज पे डिपेंड नहीं करेगा कि खर्चे के, आपने क्या ना नेचर को देखना है। कंजम्पशन का मतलब होता है जी आपने एसेट ले लिया, थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल होगा, ये एंट्रीज देख के जानी है। एडवांस अगर आपने दे दिया तो अभी एसेट तो आया नहीं, तो डेप्रिशिएट कहां से करना है। ये एग्जांपल नंबर 4 ये डेप्रिसिएशन बच्चों, ये जरा देख लेना एक दफा चीजें सारी, इसमें 4 मेथड्स हैं सारों की जी। वो अब आपने देखते जाना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें गुंजाइश नहीं है चीजें छोड़ने की। अच्छा जी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड बच्चों, हाँ जी ओके 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 बच्चों। सिलेक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, ये किया था हमने, ये मैंने बता। सिलेक्शन बच्चों देखो, अगर तो सेम बेनिफिट देना हर साल स्ट्रेट लाइन, अगर पहले साल ज्यादा बाद में कम, फिर रिड्यूसिंग। फुल ईयर डेप्रिसिएशन या प्रोरेटा कर लिया था ना, प्रोरेटा का मतलब 6/12 8/12। डेप्रिसिएशन 4, हर साल का एक्सपेंस आपने लेदर रिकॉर्ड करना है। एसेट वेला पड़ा रहा फिर भी डेप्रिसिएशन आनी है, लैंड पे होती नहीं है। कमेंसमेंट का मतलब है जब एसेट अवेलेबल फॉर यू, ये नहीं कि जब आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, आपको तो पता कोई नहीं है जी। एंड ऑफ डेप्रिसिएशन, जब एसेट, जब यूजफुल लाइफ पूरी हो गई, एसेट को डिस्पोज कर दिया। चेंज इन एन एस्टीमेट, इन चीजों में से कुछ भी चेंज हो गया बच्चों, लाइफ चेंज होगी बच्चों, लाइफ चेंज होगी, रेट चेंज हो गया, रेजिडुअल वैल्यू, इस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चेंज इन एस्टीमेट, कॉस्ट निकालना, कॉस्ट निकालना और चेंज इन एस्टीमेट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है जी। इसकी हमने वॉल्यूम 2 से भी 4-5 सवाल अच्छे इसके काफी प्रैक्टिस की थी। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एग्जांपल्स 35 काट दो, करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले भी नहीं करवाई। जो मैंने नहीं करवाया वो आपने जिकान शिक्र नहीं बनना कि मैं ये भी कर लूं, ये भी सही है जी। एग्जाम पे पढ़नी है, ये 36 मैंने करवाया था आपको। सेफ्टी गार्ड्स, रिलेशनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों।
अच्छा, फिर आपको नॉन करंट एसेट रजिस्टर और बच्चों वो जो हम टी अकाउंट बनाते हैं उसमें डिफरेंस कभी कभी आता है जब सही तरह चीजें रिकॉर्ड नहीं करते। ये वंस पढ़ना है बस आपने, इसको वंस पढ़ना है, ज्यादा नहीं। सही है? ओके बच्चों, चलो अल्टरनेटिव नेम्स आप पढ़ लेना। डन है बच्चों? अब ये क्या है बच्चों, बोलो शाबाश जी। अब आपको ये भी मैंने बताया जी कौन सी चीजें ज्यादा पढ़नी, कौन सी बिल्कुल काट दो, कौन सी वंस पढ़नी है एक आधी दफा। बात समझ गए हैं बच्चों? कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आपको पता चला किन चीजों पे टाइम ज्यादा लगाना है, किसको करना ही नहीं है, किसको करना है लेकिन थोड़ा कम करना है। समझे? बच्चे अंधाधुन लगे रहते हैं, जिन चीजों पे ज्यादा टाइम लगाना लगाते नहीं है, फिर रिवाइज नहीं हो पाता। डन बच्चों? ठीक है, चलें ओके बच्चों, कोशिश करें अपनी रिवीजन वगैरह करके ना, सुने बच्चों, और बच्चों चुप हो जाओ, कोशिश करें अपनी रिवीजन वगैरह करके ना जब आप फ्री हो जाएं तो एक दूसरे को सुनाएं। उसे कहें यार चैप्टर नंबर 3 मेरा तैयार हो गया है, बताओ इसमें लेजर किसे कहते हैं, उसने कहना कलेक्शन ऑफ, एक दूसरे को सुनाएं, फिर भूलेगा ही नहीं, ये चीजें ऐसे याद हो जाएंगी आपको। डन? ओके बच्चों, चलें ठीक है बच्चों, फिर इजाजत दें। लेक्चर अभी हमारा कल का पेंडिंग है, अभी चीजें पढ़ी हैं, फाइनल अकाउंट के एमसीक्यूज कुछ हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के कुछ हैं, छोटी मोटी चीजें अभी हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।